जब चांद अंधेरे में डूबता है, डर जाग उठता है। एक्लिप्स ऑफ हॉरर। अगर मैं तुमसे कहूं कि कुछ जगहें खरीदी नहीं जाती, वे तुम्हें धीरे धीरे अपने भीतर बुलाती हैं, तुम्हारी थकान को पहचानती हैं, तुम्हारे टूटे हुए हिस्सों को सूंघ लेती हैं और फिर तुम्हें यह यकीन दिलाती हैं कि वहां जाना तुम्हारा फैसला था, तो शायद तुम इसे अंधविश्वास समझो। लेकिन मैं कसम खाकर कह सकता हूं, उस फार्म पर जो कुछ था उसने मुझे पहली रात से नहीं डराया। उसने पहले मुझे बस देखा, परखा और फिर बहुत सोच समझकर, बहुत धैर्य से मुझे अपने डर के अंदर रहने की आदत डलवाई। मैंने वह फार्म अक्टूबर के आखिरी हफ्ते में खरीदा था और सिर्फ ये बात ही बहुत कुछ बता देती है कि उस समय मैं किस तरह के फैसले ले रहा था। जो लोग योजना बनाकर जमीन खरीदते हैं वे वसंत में खरीदते हैं, अच्छी धूप में बाढ़ की लाइनें नापते हैं, मिट्टी और पानी की निकासी पर बात करते हैं, थर्मस में कॉफी लेकर खेत में खड़े होकर संभावना जैसे शब्द बोलते हैं और उन्हें बोलते हुए अपनी ही बात पर यकीन भी होता है। मैंने शुक्रवार को कागजों पर दस्तखत किए। बाहर बारिश रियल एस्टेट ऑफिस की खिड़कियों पर बज रही थी। ऑफिस में कारपेट क्लीनर और बासी मशीन वाली कॉफी की मिली जुली गंध थी और उसके बाद मैं 43 मिनट ड्राइव करके उस जगह पहुंचा जिसे मैंने उससे पहले सिर्फ 2 बार देखा था और खुद से कहा, मैं नई शुरुआत कर रहा हूं। यही वाक्य मैं लोगों से कहता था। नई शुरुआत, साफ मोड़, खुली हवा, जगह, आसान जिंदगी। लेकिन सच ये था कि मैं 41 साल का था, अभी अभी तलाक हुआ था, परमस में एक वेब शॉप के ऊपर बने छोटे अपार्टमेंट में रह रहा था और 3-3 घंटे की टूटी हुई नींद सो पाता था। मेरी पूरी जिंदगी जैसे पहले से रिकॉर्ड की हुई लगने लगी थी। उठो, नहाओ, ऑफिस जाओ, माइक्रोवेव में गर्म किया हुआ लंच खाओ, स्क्रीन की रोशनी चश्मे में झिलमिलाए, घर लौटो, किचन काउंटर पर खड़े खड़े खाना खाओ, फोन स्क्रॉल करो, बुरी नींद लो, फिर वही सब दोबारा। मेरी एक्स वाइफ डाना कई साल से कहती आ रही थी कि मैं जिंदगी में ऐसे चलता हूं जैसे मुझे कहीं पहुंचना है और वह जगह भी ऐसी जहां मैं खुद जाना नहीं चाहता। जब वह गई तो चिल्लाकर नहीं गई। उसने शांति से 2 वीकेंड में अपना सामान बांधा, काले शार्पी से डिब्बों पर नाम लिखे, अपनी माँ की दी हुई नीली डच ओवन साथ ले गई और किचन टेबल पर एक पर्ची छोड़ गई। उस पर लिखा था, हम दोनों इतने अनुमानित हो गए हैं कि अब हमें देखकर कुछ महसूस नहीं होता। मैंने उस लाइन को शायद 20 बार पढ़ा था। बहुत आसानी से समझे जा सकने वाले, बहुत आसानी से दोहराए जा सकने वाले। 1 महीने बाद मैंने पश्चिमी पेनिसिल्वेनिया में 12 एकड़ जमीन खरीद ली। एक झुका हुआ पुराना फार्म हाउस, एक लाल जर्जर खलिहान, जंग खाया अनाज का साइलो और मेरी पुरानी जिंदगी से इतनी दूरी कि मैं खुद को ये समझा सकूं कि मैंने फैसला लिया है, गलती नहीं की। सेलर डिस्क्लोजर बहुत पतला था। जैसी हालत में है वैसी हालत में बिखरी। पहले यहाँ मवेशी पाले जाते थे, पानी कुएं का, सेप्टिक सिस्टम। छत 8 साल पहले बदली गई। पिछला मालिक असिस्टेड लिविंग में मरा। बिखरी भतीजे ने संभाली। कुछ स्थानीय टैक्स, उत्तर वाली पहुंच सड़क पर ईजमेंट और रियल्टर की क्लिप लगी, एक हाथ से लिखी पर्ची। खलिहान में बिजली चालू नहीं है, ऊपर वाले मचान पर सावधान रहें, बस इतना ही। पहला हफ्ता सचमुच अच्छा लगा और ये बात जरूरी है क्योंकि मैं ये नहीं चाहता कि तुम्हें लगे मैं किसी शापित जगह पर जा बसा था, जैसे आसमान हमेशा काला हो।
छत पर कौवे बैठे हों, पड़ोसी मुझे देखकर क्रॉस बनाते हों। नहीं, वह बस एक फार्म था, थका हुआ, छोड़ा हुआ, मगर फार्म ही। घर हल्की ऊंचाई पर था। कंकड़ की ड्राइववे काउंटी रूट 16 से घूमती हुई ऊपर आती थी। सफेद पेंट जगह जगह से उखड़ा हुआ, हरी धातु की छत का रंग बुझा हुआ। ऊपर 2 बेडरूम, नीचे एक कमरा जो ऑफिस बन सकता था अगर तुम छत के पानी के दाग को नजरअंदाज कर दो। किचन में पुराने गांठदार पाइन की अलमारियां थीं। शायद 2008 का फ्रिजिडेयर जो हर कुछ घंटों में भीतर से ऐसी ठक ठक की आवाज करता जैसे कोई बंद चीज बाहर आना चाहती हो। मडरूम में पहले 2 दिन तक गीली लकड़ी और पिछले मालिक के डिटर्जेंट की गंध रही। शायद टाइड, कुछ पाउडर जैसा। घर के पीछे जमीन परतों में फैलती थी। पहले छोटा पिछवाड़ा, एक आधा टूटा कपड़े सुखाने का खंभा, दाईं तरफ उपकरण रखने की शेड, उससे पीछे खलिहान, चौड़ा, अंधेरा, खेत के खिलाफ एक भारी परछाई जैसा। उसके बाद बाढ़ें, कच्चा चरागाह, पश्चिम में पेड़ों की रेखा, उत्तर तरफ नीची जमीन जो बारिश के बाद दलदली हो जाती थी। उस जगह में जगह थी, इतनी जगह कि सन्नाटा भी तुम्हारी जगह बदलने पर बदल जाता था। मैं काम में कूद पड़ा, क्योंकि जब मुझे अपनी जिंदगी के साथ बैठना नहीं आता तो मैं काम करता हूं। मैंने मडरूम साफ किया, ताले बदले, खलिहान से सड़े हुए घोड़े के कंबल फेंके, शेड से पुराने डिब्बे निकाले, ट्रैक्टर सप्लाई से पीली लीगल पैड खरीदी और शाम को किचन टेबल पर बैठकर सूचियां बनाने लगा। बरामदे का बल्ब बदलना है, ऊपर वाले रेडिएटर खाली करने हैं, बाढ़ का रेट लेना है, जनरेटर खरीदना है, खलिहान के पास वाला नल सर्दियों के लिए बंद करना सीखना है। आदमी ऐसी सूचियां तब बनाता है जब उसे सबूत चाहिए होता है कि उसका आकार अभी भी बाकी है। कस्बा 12 मिनट दूर था। अगर तुम सामान्य आदमी की तरह गाड़ी चलाओ, 9 मिनट अगर वहां के लोगों की तरह। एक गैस स्टेशन, एक डाइनर, एक फैमिली डॉलर, वॉलंटियर फायर स्टेशन और मेलनिक्स नाम की हार्डवेयर दुकान जहां लकड़ी का फर्श बीच में धंसता था और काउंटर पर अक्सर पैटी नाम की एक उम्रदराज औरत बैठी मिलती थी, फ्लीस वेस्ट पहने, फुर्सत में सस्ते थ्रिलर उपन्यास पढ़ती हुई। पहली बार जब मैं वहां गया, उसने पूछा, तुम वही नए वाले हो जो हॉलोवे फार्म पर आए हो? मैंने कहा, क्या लोग अब भी उसे इसी नाम से बुलाते हैं? उसने स्क्रू और प्लम्बिंग टेप स्कैन करते हुए कहा, पहले यही नाम था, लोग अब भी यही कहते हैं। मैंने हल्के से मुस्कुराकर पूछा, कुछ ऐसा है जो मुझे पता होना चाहिए? इस बार उसने सिर उठाकर सच में मुझे देखा, फिर कंधे उचकाए, बस इतना कि खुली जमीन पर सर्दी हमेशा ज्यादा काटती है। गांव के लोग ऐसे जवाब तब देते हैं जब उन्होंने तय कर लिया हो कि तुम बाहर के हो और शायद टिकने वाले नहीं। मैं जल्दी ही एक रूटीन में घुस गया। सुबह 6 बजे कॉफी, जमीन का चक्कर, फिर काम, तब तक जब तक समय भूल न जाऊं। रात को कुछ बेवकूफी भरा गर्म करना, बरामदे में बियर लेकर बैठना और खेत को अंधेरा होते देखना। मोबाइल सिग्नल आता जाता था। इंटरनेट लगने में 1 हफ्ता बाकी था, इसलिए शामें रेडियो, पेपरबैक किताबें और अपने ही दिमाग के साथ कटती थीं। और अपने दिमाग के साथ अकेले रहना मैं किसी को भी सलाह नहीं दूंगा। पहली अजीब बात मंगलवार की सुबह हुई। सोमवार मैंने आधा दिन पश्चिम वाले चरागाह की झुकी हुई बाड़ ठीक करने में लगाया था। पुरानी खूंटियां, जंग खाया तार, एक हिस्सा अंदर की ओर झुका हुआ जैसे सालों में किसी भारी चीज ने उस पर दबाव डाला हो।
मैंने खूंटी फिर सीधी की, तार कसा, क्लैंप ठोके और ठंडे हाथों के साथ घर लौट आया, उस छोटे, मूर्ख लेकिन संतोष देने वाले एहसास के साथ कि मैंने एक साफ समस्या ठीक कर दी है। अगली सुबह उससे थोड़ा दक्षिण का दूसरा हिस्सा अंदर की ओर दबा हुआ मिला, लगभग उसी आकार में। टूटा नहीं था, फटा नहीं था, बस ऐसा जैसे बाहर की ओर से कोई बहुत भारी चीज उस पर टिकी हो और देर तक टिकी रही हो। मैं कारहाट जैकेट पहने, एक हाथ में ट्रैवल मग लिए, उसे घूरता खड़ा रहा और दिमाग किसी सामान्य वजह पर अटकने की कोशिश करता रहा। हिरन शायद, दो फंसे हुए, कोई शरारत। रात में टूटी डाल, मगर पास पेड़ ही नहीं थे। जमीन पर हल्की ठंड थी। मैंने फिर भी नीचे झुककर निशान खोजे। घास चिपटी हुई थी, कुछ आधे अधूरे दबाव, कुछ भी साफ नहीं। मैंने वह हिस्सा भी ठीक किया और वापस आते हुए खुद से कहता रहा, पुरानी बाड़ें ऐसी हरकत करती हैं। मैंने किसी से कुछ नहीं कहा, क्योंकि कहने वाला कोई था ही नहीं। यही वह हिस्सा है जिसे लोग नई शुरुआत कहकर रोमांटिक बना देते हैं। उन्हें शांति दिखाई देती है। ये नहीं कि जब कोई छोटी सी बात दिमाग में फंस जाती है तो उसे किसी के हाथ में देने वाला वहां कोई नहीं होता। दूसरी घटना 3 रात बाद हुई। मैं रात लगभग 9 बजे बरामदे में बैठा था, हाथ में यूएंगलिंग की कैन और छोटी एलईडी लालटेन, क्योंकि पोर्च लाइट फिर जलकर फ्यूज हो गई थी। घर इतनी ऊंचाई पर था कि वहां से शेड के पार खलिहान का सामने वाला हिस्सा दिखाई देता था। ठंड इतनी बढ़ गई थी कि सांस छोड़ने पर भाप दिखने लगी थी। कहीं खेत में ढीली टीन की कोई चादर हल्के हल्के बज रही थी। शायद शेड की छत पर झींगुर अब भी थे, मगर कम। दूर किसी घर का कुत्ता भौंका, शायद केली के यहां से। तभी मैंने ऊपर देखा और खलिहान के भीतर रोशनी देखी। मेरा मतलब दरारों से आती चांदनी नहीं है, मेरा मतलब अंदर से आती पीली, दबे हुए बल्ब जैसी रोशनी, न स्थिर न तेज, बस ऐसी जैसे किसी दूसरे कमरे में पुराना 60 वॉट का बल्ब जल रहा हो। मैं सीधा होकर बैठ गया, कुछ सेकंड उसे देखता रहा, यह सोचते हुए कि वह हिलेगी या बुझ जाएगी, मगर वह टिकी रही। खलिहान में बिजली नहीं थी, यह मैं जानता था, क्योंकि दूसरे दिन ही मैंने ब्रेकर बॉक्स देखा था। पुरानी कंड्यूट लाइन खुद फॉलो की थी, आधी कटी हुई, बाकी बाहर जंक्शन बॉक्स तक जाकर खत्म। जो जाने कब से बारिश खा रहा था। मैंने मडरूम से मैगलाइट उठाई और बाहर निकल पड़ा। तुमने कभी महसूस किया है कि जैसे ही तुम्हें लगता है रास्ते के अंत में कोई हो सकता है, वही परिचित रास्ता अचानक कितना लंबा लगने लगता है। वह लंबी चाल नहीं थी, 1.5 मिनट शायद। पहले कंकड़, फिर सख्त मिट्टी, फिर खलिहान के आगे की उधरी हुई जमीन जहां सालों के जूतों और खुरों ने धरती को बदशक्ल कर दिया था। मैं पहले रोशनी नीचे रखकर चला ताकि अगर भीतर कोई हिले तो दिख जाए, मगर मैं दरवाजे तक पहुंचा भी नहीं था कि पीली रोशनी बुझ गई और वही बात मुझे उसे देखने से भी ज्यादा डरावनी लगी। मैं वहीं खड़ा सुनता रहा, अपनी सांस खुद ज्यादा ऊंची सुनाई दे रही थी। खलिहान के भीतर धूल, सूखी सड़न, पुरानी घास, चूहे की बीट और बंद हवा की गंध थी। मैं अंदर गया, टॉर्च की किरण धीरे धीरे घुमाई। खाली स्टॉल, सड़े तख्ते, दूर दीवार से टिकाई सीढ़ी, लोहे के हुक, ऊपर पूरा मचान और बस अंधेरा, कुछ नहीं। मैंने उस फिटिंग को भी देखा जिसे मैंने घर से रोशन देखा था,
तिरछा लगा सफेद सिरेमिक का होल्डर, उसमें बल्ब था ही नहीं। मैं एक बार हल्के से हंसा, हंसी नहीं, नाक से निकला गुस्से वाला हवा का धक्का। फिर मैंने पूरा खलिहान देखा, हर कोना, हर स्टॉल, यहां तक कि सीढ़ी पर 3 पायदान चढ़कर ऊपर रोशनी मारी। जब तक मुझे इतना पुराना सूखा घास और पक्षियों की गंदगी न दिख गई कि मैंने तय कर लिया, अंधेरे में ऊपर नहीं जाने वाला। मैं घर लौटा और मेरे भीतर वही गंदा सा शर्मिंदा एहसास था, जब शरीर पहले ही तय कर चुका हो कि कोई चीज मायने रखती है और दिमाग उसके लिए इज्जतदार वजह न ढूंढ पाए। अगली सुबह खलिहान का साइड वाला स्लाइडिंग दरवाजा 6 इंच खुला मिला। मैंने उसे पिछली दोपहर बंद किया था। इस बात का मुझे यकीन था, क्योंकि नीचे का पहिया फंसता था और उसे सही से बैठाने के लिए कंधा मारना पड़ता था। हवा होगी, मैंने खुद से कहा, और कस्बे जाकर हेस्प और पैडलॉक खरीद लाया। नवंबर का पहला हफ्ता आते आते मौसम बदल गया। ऊपर से धूसर आसमान, नीचे हर समय नमी, ऐसी ठंड जो तुम्हारी उंगलियों के जोड़ के अंदर घुस जाती है, जबकि तुम अब भी यह नाटक कर रहे होते हो कि काम जारी रख सकते हो। मैंने खुद को व्यस्त रखा। ऊपर सामने वाला कमरा अपना बना लिया, क्योंकि पीछे वाले में एक अजीब ठंडी रिश्ती हुई सी अनुभूति आती थी। किताबों के 2 डिब्बे खोले और शेल्फ न होने की वजह से फर्श पर रख दिए। बाथरूम सिंक की पुरानी सील खुरचते हुए AM टॉक रेडियो सुना। लंच के समय किचन में सफेद ब्रेड पर टर्की रखकर खाता और खिड़की से खेत की ओर देखता, जैसे जमीन अगर मैं काफी देर घूरूं तो मेरे बारे में कुछ बता देगी। डाना ने एक बार फोन किया। तलाक के कागजों में किसी खाते को लेकर मेरे साइन चाहिए थे। हम दोनों ने शिष्टता बनाए रखी और शायद यही उसे और बुरा बनाता था। उसने पूछा, फार्म वाली जिंदगी कैसी चल रही है? मैंने कहा, ठंडी। उसने पूछा, अब भी लगता है सही किया? मुझे याद है। यह सुनते समय मैं खिड़की से खलिहान की ओर देख रहा था। मैंने कहा, वसंत में पूछना। उसने एक हल्की सी आवाज निकाली, जिसका मतलब कुछ भी हो सकता था। फिर बोली, तुम हमेशा लोगों से ज्यादा प्रोजेक्ट्स के साथ अच्छे रहे हो, एलेक्स। मैं लगभग पलटकर कुछ कड़वा कह ही देता, लगभग, पर नहीं कहा। बाद में ईमेल आया। मैंने कागज साइन किए और चुपचाप वापस भेज दिए। उसी रात मैंने चरागाह में कुछ सुना। पहले लगा हवा सूखी घास हिला रही है, लेकिन लय गलत थी, बहुत नपी हुई, भारी चीज के सरकने जैसी आवाज। फिर ठहराव, फिर वही। मैं ऊपर बिस्तर पर लेटा पड़ रहा था। समय लगभग 11:30। घर ने पुरानी लकड़ी की तरह एक बार भीतर से चर्र की। फिर वही आवाज। मैंने लैंप बंद किया, खिड़की तक गया। पिछला खेत लगभग अंधेरे में था, लेकिन मडरूम के ऊपर लगे यार्ड लाइट से पास वाला चरागाह और पहली बाड़ की लाइन थोड़ी दिख रही थी। वहां कुछ हिल रहा था। मैं उसे इसलिए नहीं देख रहा था कि उसका आकार साफ था, बल्कि इसलिए कि जमीन के कुछ हिस्से गायब हो रहे थे, फिर दिख रहे थे, जैसे कोई चीज मेरे और घास के बीच से गुजर रही हो। हिरन से बड़ी, कुछ पलों में नीचे, कुछ में ऊंची। उसकी चाल समझ नहीं आ रही थी। मैं हर बार चाहता कि वह घोड़े जैसी दिखे, या किसी आदमी जैसी, या किसी फार्म वाले जानवर जैसी, लेकिन वह कभी इतनी देर तक किसी एक चीज जैसी नहीं हुई कि मेरा दिमाग चैन से किसी निष्कर्ष पर बैठ सके। वह बाड़ के पास छोटी छोटी दौड़ में चलती, फिर इतना स्थिर हो जाती कि मैं उसे खो देता। मैं लगभग 2 मिनट तक देखता रहा,
फिर वह और पीछे अंधेरे में चली गई, जहां यार्ड लाइट की पहुंच नहीं थी। अगली सुबह घास में कई जगह रास्ते दबे हुए थे। एक सीधी लाइन नहीं, कई, एक जगह गोल गोल चक्कर, एक दबा रास्ता बाढ़ की ओर, एक और आधा रास्ता खलिहान की तरफ। फिर अचानक खत्म। मैं ठंड में हाथ जेबों में डाले खड़ा रहा और पसलियों के नीचे एक गांठ धीरे धीरे कसती गई। घास वजन से कंघी की हुई लग रही थी। जो भी था वह वहां कुछ देर रहा था। नाश्ते के बाद मैंने काउंटी ऑफिस फोन करके पूछा, क्या इधर कोई मवेशी खुले घूम रहे हैं? जवाब देने वाली औरत की आवाज ऊबी हुई थी। जब तक मैंने सड़क का नाम नहीं बताया। हॉलोवे वाली जगह? उसने पूछा। हाँ। कुछ कीबोर्ड की क्लिक। कोई रिपोर्ट नहीं। मैंने पूछा, एल्क, बड़े हिरन, कुछ ऐसा? उसने कहा, यहां प्राइवेट चरागाहों में एल्क नहीं घूमते सर। मैंने कहा, ठीक। फिर उसने कहा, अगर आपको अतिक्रमण का शक है तो स्टेट पुलिस को फोन करें। मैंने तुरंत कहा, मुझे अतिक्रमण की चिंता नहीं। और जैसे ही फोन रखा समझ गया कि यह झूठ था। मुझे अतिक्रमण ही पसंद आता। 2 लड़के शराब पीने घुस आए हों, कोई स्थानीय कमीना शहर वाले आदमी को परेशान कर रहा हो। आदमी के साथ श्रेणियां आती हैं, आदमी के साथ उम्मीदें आती हैं। लेकिन तब तक मैं इतना जान चुका था कि यह संपत्ति उन श्रेणियों के खिलाफ धक्का देने लगी थी। कुछ दिन बाद मैं पाइप इंसुलेशन और ऊपर वाले कमरे के लिए प्रोपेन हीटर लेने कस्बे गया। पैटी ने सामान बिल करते हुए पूछा, कैसे जम रहे हो वहां? मैंने कहा, ठीक। उसने पर्ची बढ़ाई। थके हुए लग रहे हो? मैंने हंसकर कहा, पुराना घर है। उसने बस हूं कहा। मैं कुछ पल और खड़ा रहा, फिर पूछ लिया, आप उस जगह के बारे में कुछ जानती हैं? उसने चश्मा ऊपर किया। किस हिस्से के बारे में? मैंने कहा, कोई भी। उसने थोड़ी देर सोचा, फिर सामने की खिड़की की ओर देखते हुए बोली, जब मैं बच्ची थी तब मिस्टर केली वहां बीफ कैटल पालते थे। उनसे पहले उनके पिता, बूढ़े के बीमार होने के बाद भतीजा ही ज्यादातर काम देखता था। फिर जगह पड़ी रह गई। मैंने पूछा, क्यों? उसने कहा, क्योंकि लोग चीजें पड़ी रहने देते हैं। टैक्स, परिवार के झगड़े, पैसों की कमी, आलस, जो चुनना हो चुन लो। बात यहीं खत्म हो जानी चाहिए थी, लेकिन शायद मेरे चेहरे पर कुछ ज्यादा लिखा था। उसने बैग पकड़ाते हुए धीरे से कहा, कोयोट की आवाजें सुनते हो? मैंने कहा, कभी कभी, इस मौसम में बहुत बुरी लगती हैं। हाँ। उसने बैग दिया। कचरा बंद रखना और पोर्च लाइट चालू रखना, मेरी यही सलाह है। मैं लगभग उसे बताने ही वाला था कि पोर्च लाइट बार बार फ्यूज हो जाती है, मगर नहीं बताया, क्योंकि मुझे पहले से पता था यह सुनने में कैसा लगेगा। घर लौटकर मैंने टूल शेड को गलत पाया। यही सबसे साफ तरीका है कहने का, हालांकि यह सुनने में धुंधला लगेगा। मैं चीजें व्यवस्थित रखता हूं, क्योंकि मुझे पता होना चाहिए कि क्या कहाँ है। रेक बाएं दीवार पर, पोस्ट होल डिगर उसके पीछे, स्लेज हैमर हुक पर, हाथ के औजार लोहे की अलमारी में, ईंधन की कैन वर्क बेंच के नीचे। यह सब मैंने एक पूरा दोपहर लगाकर जमाया था। मैं हथौड़ा लेने गया और सब कुछ वहीं था, बस थोड़ा सरका हुआ। रेक एक हुक आगे, फावड़ा उल्टी दिशा में। लाल गैस कैन अब बेंच के दाईं ओर, लेवल शेल्फ पर तिरछे की जगह दीवार के समानांतर। छोटी चीजें, इतनी
कि कोई और नोटिस न करे, पर मुझे तुरंत समझ आ जाए। मेरे भीतर गुस्से की तेज लहर उठी। मैंने दरवाजा देखा, अब भी बंद, पीछे की छोटी खिड़की बंद। मैं शेड के बीच खड़ा धीरे धीरे घूमता रहा, यह तय करने की कोशिश में कि मेरी याददाश्त जा रही है या दिमाग। तभी पीछे की दीवार के पास धूल में मुझे एक बूट का निशान दिखा, सिर्फ एक, मेरे जूते से लंबा, एड़ी में पतला, पंजा कुछ छपटा सा, लेकिन ट्रेड साफ नहीं, बस दबाव, जैसे धूल को किसी आकृति ने दबाया और साफ उठ गई। मैं झुककर देर तक उसे देखता रहा, फिर अपने ही जूतों से उसे खराब कर दिया, क्योंकि मुझे समझ नहीं आया और क्या करूं। उस रात मैंने घर के हर ताले को 2-2 बार जांचा और एक काम ऐसा किया जिस पर आज भी थोड़ा शर्म आती है। मैंने फोन में नोट्स खोले और तारीख समय के साथ घटनाएं लिखना शुरू कर दिया। बाढ़, खलिहान की रोशनी, चरागाह में हरकत, शेड। मेरे भीतर का एक हिस्सा रिकॉर्ड चाहता था, दूसरा हिस्सा पैटर्न। इंसान पैटर्न से प्यार करता है। हम थक जाएं तो शोर में भी पैटर्न बना लेते हैं। मगर परेशान करने वाली बात यह थी कि चीजें किसी साफ क्रम में नहीं थीं, न रोज, न एक जैसी, न बच्चों जैसी बढ़ती हुई। कई दिन कुछ नहीं, फिर बस एक घटना, और वही काफी कि वह दिमाग में अटक जाए। कुएं वाली घटना ऐसे ही एक शांत अंतराल के बाद हुई। लगभग 4 दिन तक कुछ अजीब नहीं हुआ। मैं बेहतर सोया, ज्यादा काम किया, यहां तक कि वसंत में 2 मुर्गियां लेने का सोचने लगा। अगर शेड से लगी पुरानी कोप ठीक कर लूं। शुक्रवार मैंने पिछला दरवाजा वेदर स्ट्रिप से ठीक किया और यह काम करते हुए लगभग सामान्य महसूस किया। शनिवार सुबह जब मैं घर के दक्षिण तरफ पुराने बंद कुएं के पास से गुजरा तो वहीं रुक गया। कंक्रीट का ढक्कन सरका हुआ था। यह पुराना हाथ से खोदा कुआं था, सालों पहले बंद कर दिया गया। चौड़ा गोल मुहाना, भारी कंक्रीट का ढक्कन, एक लोहे का हत्था लगभग जंग खाकर खत्म। जब मैं पहली बार वहां आया था तब मैंने उसे हिलाकर देखा था। आधा इंच से ज्यादा खिसका भी नहीं। अब वह इतना मुड़ा हुआ था कि नीचे काले अंधेरे का एक तिकोना हिस्सा दिख रहा था। मैं उसके ऊपर खड़ा उस दरार में घूरता रहा जब तक आंखें पानी न छोड़ने लगी। नीचे कुछ दिखता ही नहीं था। मैंने खलिहान से प्राई बार लाया, पूरा वजन लगाकर ढक्कन वापस धकेला। वह घिसटकर अपनी जगह बैठा और उसकी आवाज सुबह के लिए जरूरत से ज्यादा ऊंची लगी। फिर मैंने शेड से एक सिंडर ब्लॉक लाकर ऊपर रख दिया और रियल्टर को फोन किया। उसने तीसरी घंटी पर उठाया। सांस थोड़ी फूली हुई थी। सब ठीक है एलेक्स? मैंने पूछा। पहले कभी इस कुएं में कोई समस्या रही है? उसने कहा। कौन सा कुआं? मैंने कहा। घर के पास वाला पुराना बंद कुआं। थोड़ी चुप्पी। मुझे नहीं पता। क्यों? मैंने कहा। ढक्कन खिसका हुआ था। उसने कहा। शायद पाले से जमीन हिली होगी। मैंने जवाब दिया। वह बहुत भारी है। वह हंसी जल्दी से। इतना भी नहीं, मतलब समझ रहे हो। मैं ढक्कन को देखता रहा, फिर पूछा, कभी किसी ने कहा कि वहां कुछ होता है? अतिक्रमण, तोड़फोड़, अजीब बातें? दूसरी तरफ थोड़ी लंबी चुप्पी। फिर उसने पूछा, जैसे? मैंने खुद अपनी आवाज सुनी और समझ गया यह कैसा लग रहा होगा। मैंने कहा, रहने दो, बस जगह को ठीक करने की कोशिश कर रहा हूं। उसने कहा,
पुरानी संपत्तियां आवाज करती हैं, बैठती हैं। शहर से आने वाले लोग भूल जाते हैं कि जब पड़ोसी दूर हों तो अंधेरा अलग महसूस होता है। शायद वह दयालु होना चाहती थी। मैंने धन्यवाद कहा, फोन रखा और उसी दोपहर वॉलमार्ट जाकर 2 मोशन लाइट, 1 ट्रेल कैम और जरूरत से ज्यादा बैटरियां खरीद लाया। मैंने खुद से कहा, यह व्यावहारिक है, सामान्य है। कोई भी जमीन वाला आदमी यही करता। 1 लाइट घर के पीछे, दूसरी शेड पर। ट्रेल कैम पश्चिम वाले चरागाह के पास एक खूंटी पर लगाया। पहली रात पीछे की मोशन लाइट 3 बार जली। मैं हर बार देखने गया और हर बार कुछ नहीं दिखा। 2 रात में ट्रेल कैम ने 17 तस्वीरें ली। 16 में घास, अंधेरा या मेरा अपना हाथ। 17वीं में वही खूंटी, एक अजीब कोण पर, जैसे कैमरा झटका गया हो। टाइम स्टैम्प 2:13। जब मैंने जाकर देखा, स्ट्रैप अब भी कसा हुआ था। कैमरे के सामने एक लंबा चिपचिपा सा दाग था, जैसे मिट्टी हो, लेकिन मिट्टी जैसा नहीं, धूसर भूरा, पिचपिचा। मैंने पेपर टॉवल से पोंछा। उसमें से जो गंध आई वह मिट्टी की नहीं थी, गीली, धातु जैसी और हल्की सी खट्टी, जैसे सिंक के ड्रेन में फंसे पुराने सिक्के। उस रात से मैंने बेडरूम का दरवाजा लॉक करके सोना शुरू किया। इससे मदद नहीं मिली। ताले बस वे कहानियां हैं जो हम खुद को सुनाते हैं कि कहाँ एक चीज खत्म होती है और दूसरी शुरू। कुछ रात बाद मैं शाम ढलते ढलते कुएं के पास पाइप पर इंसुलेशन टेप चढ़ा रहा था। तापमान जमाव से नीचे जाने वाला था। आसमान चपटा सफेद धूसर। हाथ इतने सुन्न कि टेप दस्तानों से चिपक रही थी। तभी पीछे सूखी घास में हरकत हुई, तेज, बहुत पास। मैं सीधा हुआ, मुड़ा, सोचा कोई हिरन भागेगा। वहां कुछ नहीं था, लेकिन बगल वाले आंगन के पास की घास एक क्रम में हिल रही थी, जैसे कोई अभी अभी उसके बीच से गुजरा हो। मैं उधर बढ़ा, दिल पसलियों पर जोर से धड़कता हुआ, और आवाज लगाई। हे, मेरी अपनी आवाज मुझे बेवकूफी लगी। फिर घर के कोने के उस पार से एक आवाज आई। उसे मैं सिर्फ इस तरह समझा सकता हूं, जैसे किसी मुंह से जबरदस्ती सांस निकाली गई हो, मगर वह मुंह उसे इस्तेमाल करना ठीक से नहीं जानता हो। हवा का धक्का, फिर कोई गीली सी क्लिक, फिर कुछ नहीं। मैं सिर से पांव तक ठंडा पड़ गया। टेप गिरा, एक कदम पीछे हटा, फिर मुड़ा और यूटिलिटी नाइफ ऐसे पकड़े घर के भीतर चला गया, जैसे उससे कुछ फर्क पड़ेगा। मड रूम लॉक, किचन लॉक, और मैं कुछ देर चौखट से हथेली टिकाकर सुनता रहा। कोई कदम नहीं। अगली सुबह टेप का रोल गायब था। 20 मिनट खोजने के बाद वह पिछली पोर्च रेल पर मिला, सीधा खड़ा, 2 उखड़े पेंट के धब्बों के बीच, बिल्कुल केंद्र में रखा हुआ। मुझे पता है यह सुनने में कैसा लगता है। मुझे यह भी पता है मैंने उसे वहां नहीं रखा था। तब तक वहां से चले जाने का ख्याल पहली बार सचमुच आया। हमेशा के लिए नहीं, बस एक रात कस्बे के मोटल में या एलन टाउन में अपने भाई मैट के पास वीकेंड। लेकिन हर बार जब मैं ट्रक में सामान रखने की सोचता, भीतर एक हट जागता, जिसमें बहादुरी से ज्यादा शर्म थी। मैं पहले ही एक जिंदगी उड़ा चुका था। ये मानने की हिम्मत नहीं थी कि अब मैं 2 हफ्ते भी अकेले एक फार्म हाउस में नहीं टिक पा रहा। इसलिए रुका रहा, क्योंकि मैं जिद्दी हूं, क्योंकि मुझे शर्म आती थी, क्योंकि जब आदमी को लगे कोई उसे देख रहा है तो वह बहुत खराब फैसले करता है, भले गवाह सिर्फ उसकी अपनी रीढ़ क्यों न हो। उसके अगले गुरुवार छत वाली घटना हुई। दिन भर बारिश, शाम तक हड्डी काटती ठंड।
मैंने चूल्हे पर डिब्बा बंद चिल्ली गरम की, लोकल न्यूज की धीमी आवाज के साथ लिविंग रूम में बैठकर खाई। इंटरनेट अब भी नहीं लगा था। लगभग 9:30 बजे मैं एक पुरानी फील्ड एंड स्ट्रीम पत्रिका के पन्ने देख रहा था। तभी मैंने छत पर वजन चलते सुना। शाखा का घिसना नहीं, गिलहरी नहीं, वजन किचन की तरफ से लिविंग रूम के ऊपर धीरे धीरे सरकता हुआ। नीचे की लकड़ियां उसका जवाब छोटे छोटे कराहों से दे रही थीं। मैंने कटोरा नीचे रखा, ऊपर देखा, जैसे उससे कुछ दिख जाएगा। हरकत मेरे ठीक ऊपर आकर रुक गई। मैंने सांस रोक ली, फिर 2 मापे हुए सरकाव, फिर रुकावट, फिर कुछ नहीं। मैं बाहर नहीं गया। सच कह रहा हूं, मैंने वह 12 गेज उठाई जो मैंने लोमड़ियों और देहाती जीवन के सामान्य विचार के नाम पर खरीदी थी। रसोई में कांपते हाथों से लौट की और पिछला दरवाजा पकड़े लगभग 15 मिनट खड़ा रहा, शीशे में अपनी परछाई देखते हुए। बारिश कांच पर बह रही थी। यार्ड लाइट पानी के पीछे फीके आकार बना रही थी और बाहर की हर चीज और दूर लग रही थी। कुछ छत से उतरा नहीं, कुछ घिसटा नहीं, कुछ घर से टकराया नहीं। आखिर में फ्रिजिडेयर अपनी रोज वाली ठक ठक करने लगा और मैं लगभग उछल गया। सुबह कुछ साफ नहीं मिला। गीली छत, भरे हुए गटर, बारिश से पिसी हुई जमीन। मैं फिर भी बंदूक बगल में दबाए घर के चारों ओर घूमता रहा, खुद का सबसे बेवकूफ संस्करण बनकर। एक ही चीज मिली। नीचे वाले ऑफिस की खिड़की के पास नींव के बगल में लंबा सा गड्ढेनुमा दबाव, लगभग 6 फीट। एक सिरा थोड़ा मुड़ा हुआ, जैसे कोई भारी चीज घर से सटकर इतनी देर लेटी हो कि नरम मिट्टी में शरीर का निशान छूट गया हो। मैं उसे देखता रहा जब तक ठंड जूतों से भीतर नहीं घुस गई। उसी दोपहर मैंने पहली बार किसी को सच में बताया। पुलिस को नहीं, अपने भाई मैट को। वह मुझसे 3 साल छोटा है, फिर भी हमेशा मुझसे ज्यादा स्थिर निकला। 2 बच्चे, HVAC बिजनेस, 12 साल से वही घर, वही जीवन जिसे मैं कभी बाहर से छोटा समझता था। मजेदार है, जब तुम्हारी बाकी जिंदगी बिखर जाए तो वही चीज कितनी ठोस लगने लगती है। उसने मेरी बात बीच में नहीं काटी, सब सुना, फिर पूछा, तू चाहता है मैं तुझे कहूं कि तू थका हुआ है, या चाहता है मैं वहां आऊं? मैं किचन टेबल पर मग घुमाता रहा और सच में नहीं जानता था। फिर उसने कहा, मैं शनिवार को आता हूं। यह सुनकर मेरे भीतर कुछ ढीला पड़ा। मैंने औपचारिकता में कहा, आने की जरूरत नहीं। उसने कहा, पता है। वह शनिवार दोपहर से थोड़ा पहले अपनी वर्क वैन में आया, इधर उधर देखा, एक बार सिर हिलाया और कहा, मेरी सोच से बड़ा है। हम दोनों ने मिलकर पूरी जमीन देखी। बाड़, कुआं, शेड, नींव के पास वाला दबाव जिसे बारिश लगभग धो चुकी थी। उसने न हंसी उड़ाई, न बात को बढ़ाया, बस सवाल पूछे। किसी और के पास चाबी? नहीं। पड़ोसी अजीब? मैं किसी को जानता नहीं। जानवर होंगे शायद। शाम तक हमने एक और मोशन लाइट लगा दी, शेड के स्क्रू कसे, खिड़कियां देखी, ट्रेल कैम में नई बैटरियां डाली। वह छत पर चढ़ा, उसे कुछ नहीं मिला, बस गीले पत्ते और रिज के पास धातु पर एक हल्की घिसी हुई चाप। उसने ऊपर से कहा, हवा में डाली घिस गई होगी। मैंने नीचे से कहा, घर के ऊपर कोई डाल नहीं। उसने जवाब दिया, काफी कुछ हो सकता है। उस शाम हम किचन में बैठे बियर पीते रहे। फ्रोजन
लजान्या ओवन में गर्म हो रही थी। घर में एक और इंसान होने से उसका पैमाना बदल गया था। दरवाजे छोटे लगे, कोने आसान। मैं लगभग खुद को मूर्ख महसूस करने लगा था। लगभग रात 11 बजे के आसपास हम दोनों किचन टेबल पर ताश खेल रहे थे। पीली छत वाली लाइट के नीचे एक ऐसा साधारण दृश्य जो किसी भी डर को खत्म कर देना चाहिए था। तभी पीछे की मोशन लाइट जली। हम दोनों ने एक साथ मडरूम की खिड़की की ओर देखा। रोशनी में यार्ड, कुआं, खलिहान की तरफ जाता रास्ता साफ दिख रहा था, पर उसमें कुछ नहीं हिल रहा था। मैट खड़ा हो गया। यहीं रह, उसने कहा। मैं भी उठ गया। मैं यहीं नहीं रुक रहा। हमने टॉर्च ली, साथ बाहर निकले। बरामदे के पट्टों पर जूतों की आवाज बहुत तेज लग रही थी। बारिश के बाद की हवा में गीले लोहे जैसी गंध थी। हम धीरे धीरे आगे बढ़े। रोशनी घास, कुएं, खाली जगह पर घूमती रही। तभी लाइट बुझ गई, फिर से जली। इस बार शेड के पास। हमने दोनों टॉर्च उधर घुमाई और मैंने कुछ देखा। बस एक हिस्सा शेड के पीछे से गुजरता हुआ। पहले ऊंचाई, फिर कुछ जो मुझे कंधा लगा, और अगले ही क्षण समझ आया कि वह कंधे की तरह हिला ही नहीं। वह रोशनी के भीतर से ऐसे गुजरा जैसे उसे ठीक ठीक पता हो कि उजाले में कितना दिखना है और कितना नहीं। मैट भी जम गया। उसने बहुत धीमे कहा, यह क्या था? हम दोनों शेड के कोने तक गए, साथ मुड़े। वहां कुछ नहीं। ऊपर लगी लाइट हल्की भनभना रही थी। कंकड़ गीले चमक रहे थे। दरवाजा बंद। दीवार के किनारे कुछ नहीं। ईंधन टैंक के पीछे कुछ नहीं। तभी चरागाह की तरफ से तार के खींचकर छोड़े जाने जैसी आवाज आई। बाढ़ की एक लाइन, एक ही नोट। हम दोनों एक साथ उधर मुड़े और वहां पहली घास के पार कुछ खड़ा था। मैं तुम्हें उसका पूरा आकार नहीं बता सकता, क्योंकि दूरी और अंधेरा दोनों उसे बदलते रहे। मगर मुझे दो बातें तुरंत समझ आ गईं। एक, वह इतना ऊंचा था कि बाढ़ उसके सीने से नीचे लग रही थी। और दो, वह जिस स्थिरता से खड़ा था वह किसी जानवर जैसी नहीं थी। हिरन फड़फड़ाता है, आदमी सांस लेता है, गाय वजन बदलती है, यह बस देख रहा था। मैट एक कदम पीछे हटा, बोला, अंदर। और इस बार मैंने बहस नहीं की। हम दोनों रोशनी उस पर रखे हुए पीछे हटे। टॉर्च की किरणें उस पर पड़ती, मगर उसे पूरा नहीं बना पाती। कभी लंबा फीका हिस्सा, कभी कोई काला जोड़, कभी सिर के पास कुछ गलत कोण। फिर वह एक साफ, चुप बगल की गति से हटा और खेत की हल्की उठान के पीछे खो गया, जैसे उसे जल्दी नहीं थी। हम भीतर घुसे। मैट ने दरवाजा इतनी जोर से बंद किया कि चौखट हिल गई। हम किचन में खड़े हाँफते रहे। कुछ देर बाद उसने कहा, मैं आज नहीं सोने वाला। मैंने कहा, मैं भी नहीं। वह सुबह तक रुका। हम लिविंग रूम में लाइटें जलाकर बैठे रहे, शॉटगन मेरे घुटनों पर। उसके हाथ में मडरूम से उठा लाया फ्रेमिंग हैमर, क्योंकि पहली बार वही हाथ पड़ा था और अब वह उसे छोड़ना नहीं चाहता था। हम बारी बारी से खिड़कियां देखते रहे। कुछ वापस नहीं आया। सुबह 6:30 बजे घटिया कॉफी के साथ उसने कहा, तू यहां से निकल रहा है। मैंने चेहरा रगड़ा। 2-1 रात के लिए शायद, उसने कहा।
हमेशा के लिए निकलना ज्यादा समझदारी होगी। उसके मुंह से यह सुनकर मैं थोड़ा चिढ़ गया। मैंने अभी अभी यह जगह खरीदी है, उसने पीछे की खिड़की की ओर देखकर कहा। तो अगले बेवकूफ को बेच दे। मैं हंसा, बहुत हल्का, बहुत थका हुआ, पर हंसा। वह 8 बजे चला गया। पत्नी घर संभाले हुए थी, उसे लौटना था। जाने से पहले उसने खिड़की नीचे करके कहा, सच कह रहा हूं एलेक्स, इसमें अपना अहंकार मत मिला। वही लाइन मेरे साथ रह गई, क्योंकि मैं बिल्कुल वही कर रहा था। मैं एक रात और रुका, सिर्फ एक। रविवार मैंने खुद से कहा, शांति से पैक करना है, दस्तावेज समेटने हैं, सुबह ठीक तरह निकल जाऊंगा। मैंने पूरा दिन एक अजीब टूटी हुई ऊर्जा में काटा। कपड़े बैग में, डेस्क से फाइल फोल्डर, टॉयलेटरीज, लैपटॉप, 2 फ्रेम की फोटो जो मैंने खोली भी नहीं थी, लेकिन साथ ले जाने का तय किया। मैं घर में 2-2 बार घूमकर खिड़कियां देखता, जैसे मैं पहले ही हमेशा के लिए जा रहा हूं। शाम तक आसमान साफ हो गया, तापमान तेजी से गिरा, बरामदे के पट्टे कांच जैसे लगने लगे। सूर्यास्त से पहले मैं एक बार बाहर खड़ा खेत को देखता रहा। सब कुछ सामान्य दिख रहा था। खलिहान, बाड़, घास के किनारों पर जमती ठंड। एक पल को मैं खुद पर हंसने लगा शायद कल तक यह सब एक कहानी बन जाएगा। तनाव, अकेलापन, तलाक के बाद लिया गया एक खराब फैसला, बस इतना। मैं अंदर गया, आधा फ्रोजन पिज्जा खाया और फोन में 6 बजे का अलार्म लगाकर सो गया। आधी रात के बाद किसी वक्त मैं नीचे से आती आवाज से जागा, जैसे कोई दरवाजा बहुत धीरे धीरे खुल रहा हो। मैं एक ही सेकंड में पूरी तरह जाग गया। छत को घूरता पड़ा रहा, फिर किचन की तरफ से हल्की थक, फिर मडरूम, जैसे लकड़ी किसी दबाव का जवाब दे रही हो। मैं उठा, शॉटगन ली और बेडरूम के दरवाजे तक गया। उसे एक इंच खोलकर बाहर झांका। ऊपर का हॉल अंधेरा था। सीढ़ियों की तरफ से ठंडी हवा चेहरे से टकराई और फिर नीचे से वह आवाज आई, वही लगभग आवाज, वही टूटी हुई सांस, वही गीला आधा क्लिक। लेकिन इस बार घर के भीतर से मेरे अंदर कुछ उसी पल समतल हो गया। डर कभी कभी ऐसा भी होता है, वह तुम्हें हिस्टीरिया नहीं देता, वह तुम्हें बहुत सीधा कर देता है। मैं पीछे हटा, कमरे में लौटा, दरवाजा बंद किया, लॉक किया और शॉटगन ताने सुनता रहा। वह आवाज फिर आई, सीढ़ियों पर चढ़ती हुई, पूरी भाषा बनने की कोशिश में बिखरती हुई। पहले सांस, फिर कोई क्लिक, फिर गले के भीतर फंसी गीली सी रुकावट, फिर सन्नाटा। मैं न जाने कितनी देर वैसे ही खड़ा रहा, शायद 5 मिनट, शायद उससे ज्यादा। जब हाथ कांपने लगे तो मैं खिड़की तक गया, धीरे से पर्दा हटाया। पिछवाड़ा चांदनी में इतना साफ था कि ठंड चमक रही थी। शेड के पास वाली मोशन लाइट जली हुई थी और कुएं के पास कंक्रीट का ढक्कन हटाया हुआ था, साफ साफ एक तरफ रखा हुआ। मुझे याद नहीं मैंने कब फैसला किया, बस इतना याद है कि 2 मिनट के भीतर मैं कपड़े पहन चुका था। एक कंधे पर डफल, बांह में फोल्डर, हाथ में चाबी और बंदूक आगे रखे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। पहले किचन साफ किया, खाली, फिर मडरूम, वह भी खाली। बस पिछला दरवाजा 6 इंच खुला था और उसके बीच से भीतर आती ठंड जैसे कमरे को चाट रही थी। मैंने उसे बंद किया, लॉक किया, बाकी जरूरी सामान उठाया और सामने के दरवाजे से बाहर निकल गया। ट्रक पहली ही बार स्टार्ट हो गया।
कंकड़ टायरों के नीचे तेजी से उछले। मैं ड्राइवे से जरूरत से ज्यादा तेज निकला। हेडलाइट्स एक एक करके बाड़ की खूंटियों पर दौड़ती रहीं, फिर गेट, फिर काउंटी रोड। मगर सड़क पर पहुंचने से पहले मैंने बाईं तरफ देखा, दूर वाले चरागाह की तरफ। वहां कुछ खड़ा था, इस बार मैट वाली रात से ज्यादा करीब, इतना करीब कि हेडलाइट उस पर पड़ रही थी। फिर भी आंखें उसे एक चीज में जोड़ नहीं पा रही थीं। लंबा, पर लंबा कम शब्द है, जैसे उसका शरीर ऊबड़ खाबड़ जमीन पर चलने के लिए बना हो, मगर उन जोड़ों के साथ नहीं जिन्हें मैं जानता हूं। एक नजर में बहुत लंबे अंग, दूसरी में सिकुड़े हुए, रोशनी कुछ हिस्सों पर फीकी, कुछ पर गहरी, जैसे उसका पूरा बदन रोशनी को एक सा नहीं लौटा रहा हो। सिर हल्का सा झुका ट्रक की तरफ, मुझे जाते हुए देखता हुआ। फिर उसने बाड़ के ऊपर कदम रखा। चढ़ा नहीं, कूदा नहीं, बस एक तरफ था और अगले पल दूसरी तरफ, इतनी साफ गति से कि मेरा पेट भीतर से खाली हो गया। मैंने एक्सेलरेटर दबा दिया। ट्रक सड़क पर चढ़ा, एक मोड़ पर हल्का फिसला, सुधारा और 3 मील तक पीछे नहीं देखा, जब तक कस्बे के पास पुरानी फीड मिल का काला ढांचा पीछे नहीं छूट गया। मैंने रूट 11 के पास मेपल मोटर लॉज में कमरा लिया, क्योंकि वही खुला था। रिसेप्शन वाला आदमी आधा सोया कांच के पीछे बैठा था। कमरे में नींबू वाले क्लीनर और पुराने सिगरेट की मिली हुई गंध थी। हीटर जरूरत से ज्यादा गर्म। मैंने दरवाजा लॉक किया, चेन लगाई और बिस्तर के किनारे बैठ गया। डफल अब भी कंधे पर था। मुझे एहसास ही नहीं हुआ था कि मैंने उसे उतारा नहीं। लगभग 2 बजे मैं ट्रक से रात का छोटा बैग लेने बाहर गया। यात्री वाला दरवाजा खोला, ऊपर की लाइट जली और अंदर फ्लोर बोर्ड पर कीचड़ था। गीले गहरे धब्बे बीच की ऊंची जगह के पास और एक लंबी लकीर ग्लव बॉक्स के नीचे तक। मैं पार्किंग लॉट में खड़ा उसे घूरता रहा। जीन्स और जैकेट के आर पार ठंडी हवा घुस रही थी और मोटर की आइस मशीन दूर कहीं भनभना रही थी। ड्राइव के दौरान दोनों दरवाजे बंद थे। यह मुझे पता है, क्योंकि कस्बे की पहली लाल बत्ती पर मैंने हाथ से लॉक जांचा था। मैंने धीरे से दरवाजा बंद किया, फिर कमरे में लौटा और सुबह होने तक कुर्सी पर बैठा रहा। टीवी धीमा चलता रहा, शॉटगन घुटनों पर और कमरा मेरे सिवा खाली। मैंने 4 महीने बाद वह फार्म घाटे में बेच दिया, नकद खरीदने वाले को, जो जमीन लीज पर देना चाहता था और घर गिराने की सोच रहा था। मैं वहां दोबारा कभी अकेला नहीं गया। मैट मेरे साथ 2 बार गया, बचा हुआ सामान निकालने। हम सिर्फ दिन में काम करते और शाम होने से पहले लौट आते। दूसरी बार उसे शेड के पीछे नाले जैसी जगह में ट्रेल कैंप टूटा हुआ मिला। उसका ढांचा फटा था, मेमोरी कार्ड गायब। वह पीली लीगल पैड अब भी मेरे पास है, गटर की माप, प्रोपेन भरवाने के नोट्स और उनके बीच वो दूसरी लाइनें जो मैंने तब लिखनी शुरू की थी जब मुझे लगा था कि अगर पैटर्न होगा तो मैं उसे लिखकर पकड़ लूंगा। बाट, खलिहान की रोशनी, घास दबना, शेड हिलना, कुएं का ढक्कन, छत, आवाज, घर के भीतर। मैं वह पन्ना कभी कभी देखता हूं और डाना की पर्ची की बात याद आती है, बहुत आसानी से समझे जा सकने वाले। मैंने वह फार्म इसलिए खरीदा था क्योंकि मुझे लगा था मेरे लिए सबसे बुरी चीज यही है कि मेरी अपनी जिंदगी और चलती रहे। मैं गलत था। जो चीज मेरे साथ रह गई वह सिर्फ डर नहीं है, बल्कि वह एहसास है जो मुझे आखिरी रात हुआ जब मैंने उसे बाड़ के पास खड़ा देखा और अचानक समझ गया कि फार्म पर हो रही कोई भी घटना बेतरतीब नहीं थी। वे सब अलग अलग थीं,
जानबूझकर, माप कर, एक एक करके, इतने अंतर से कि मैं हर बार खुद को समझाता रहूं, शक करता रहूं, रुकता रहूं। वह कभी मुझ पर टूटा नहीं। उसे जरूरत ही नहीं थी। जब तक मैं सचमुच गया, तब तक वह सीख चुका था कि मुझे हिलाने के लिए कितना काफी है। और कभी कभी सबसे बुरी चीज यही होती है कि जो तुम्हें चाहता है उसे तुम्हें पकड़ने की जल्दी नहीं, क्योंकि वो पहले ही जान चुका होता है तुम कब टूटोगे।